तो हमारी खास पेशकश रणनीति में फिर से आपका एक बार स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं रायपुर संभाग की, जिसके 2 जिलों की चर्चा के बाद अब बाकी बचे 3 जिलों की चर्चा हम करेंगे। इन जिलों के आने वाले विधानसभाओं में क्या स्थितियां हैं, किस तरीके के फैक्टर ने काम किया, इस पर चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करा दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी, बहुत स्वागत है आपका। मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने जो रायपुर संभाग के 2 जिले हैं उनकी चर्चा पूरी कर ली है और अब बाकी बचे जिले धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद की चर्चा करेंगे। और इन जिलों के अंतर्गत जो सीटें आती हैं वो उनके ऊपर हम राय ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पहले संजीव वर्मा जी से। वर्मा जी, आप पहले धमतरी की चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। धमतरी में हम देख रहे हैं कि 3 जिले हैं, 3 विधानसभाएं हैं, धमतरी, कुरुद और सिहावा। काफी महत्वपूर्ण किसानों के लिहाज से, काफी यहाँ उन्नत किसान हमेशा पाए जाते हैं, उन्नत खेती भी होती है। क्या फैक्टर यहाँ काम किया होगा चुनाव में? और वोटिंग परसेंट भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुआ है, हाईएस्ट वोटिंग वाला क्षेत्र कुरुद रहा है। जी बिल्कुल, कुरुद जो है, तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है, सिहावा जो क्षेत्र है वो बहुत हद तक आदिवासी बेल्ट से लगा हुआ होता है। और इसके बाद कुरुद और जो धमतरी है वो दोनों जो है, एक तो खेती किसानी का क्षेत्र है और दूसरा यहाँ एजुकेटेड लोग भी रहते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी पाए जाते हैं, बहुत सर्विस लोग भी पाए जाते हैं। यहाँ दोनों फैक्टर हैं, एक तो खेती किसानी है, दूसरा एजुकेशन भी है। यहाँ सबसे पहले धमतरी में, रुद्री में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता है, अभी भी है पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है दुर्ग और रुद्री में, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो इलाका जो है वो दोनों क्षेत्र में पाया जाता है। हम बात करें कुरुद क्षेत्र की, कुरुद में अजय चंद्राकर जो एक दमदार और भाजपा का वरिष्ठ नेता है, लीडर है, बड़ा लीडर है, उनके खिलाफ तारिणी चंद्राकर मैदान में है। तो वहां जो है तारिणी चंद्राकर जो है नीलम चंद्राकर की पत्नी है, जो पिछले बार कांग्रेस से बगावत करके चुनाव मैदान में था नीलम चंद्राकर। इस बार उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में खेती किसानी एक बड़ा फैक्टर रहा है। साथ ही अजय चंद्राकर के जो एंटी इनकम वैक्सी है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां लोग एक बदलाव की दृष्टि से भी देख रहे थे, तो इसलिए एक तो वो हुआ, दूसरा वो एक महिला है, महिला जो और महिलाएं जो जब जम के वोट की है, तो इसका संकेत भी बड़ा देखा जाना चाहिए कि महिलाएं किसके पक्ष में वोट की है। तो ये दोनों बड़ा मुद्दा है ये धमतरी जिले, कुरुद में। दोनों जातिगत समीकरण में देखें तो दोनों चंद्राकर हैं और दोनों चंद्राकर। ज्यादा क्यों होता है यहाँ, इसका क्या वजह? 90% वोट बचा ही नहीं कोई। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। लोग जागरूक हैं और जागरूकता के कारण वोट दिए। इसमें युवाएं भी, महिलाएं जो इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, उसका बड़ा परिणाम है। और इसका परिणाम ये है कि महिलाओं के लिए भी दोनों पार्टियों ने इस बार जो घोषणा पत्र किया है उसमें महिलाओं के लिए भी होता है, चाहे वो गैस सब्सिडी की बात करें, चाहे गृह लक्ष्मी योजना या महतारी वंदन योजना, सारी योजना उसी के लिए है। स्कूलों के लिए भी है, बच्चों के लिए केजी से पीजी तक फ्री। तो ऐसे कई घोषणाएं हैं जो लोगों को लुभाने के लिए काफी थे। तो इसका भी एक बड़ा कारण है कि इस बार लोग घर से बाहर निकले। शहरी क्षेत्र को छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये एक बड़ा मुद्दा हर समय रहा है, लेकिन इस बार ज्यादा आए हैं। वो अपन अब बात करते हैं सिहावा की। सिहावा में लक्ष्मी ध्रुव हैं और दूसरा जो पक्ष है लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ। तो ये लक्ष्मी ध्रुव जो है वो पूर्व में भी विधायक रही है, उनका भी अपना अंबिका मरकाम वो पूर्व विधायक हैं। उनको इस बार कांग्रेस ने फिर टिकट दिया है। तो मुझे लगता है अंबिका मरकाम आदिवासी महिला है, पढ़ी लिखी है, और श्रवण मरकाम जो वो भी उसी समुदाय से है, श्रवण मरकाम। तो दोनों में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, ऐसी खबरें हैं। और दोनों के बीच कड़ी लड़ाई है। मतलब मैं तो उनको 50-50 मानता हूँ, नेक टू नेक है। और पिछली बार जो परिणाम आया था उसमें 2 सीट बीजेपी जीती थी, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। इस बार क्या परिणाम में क्या बदलाव? तीसरा एक ये है जो सीट है धमतरी के सीट, धमतरी के जो सीट है दीपेंद्र साहू है ना, महिला जो है रंजना साहू, रंजना दीपेंद्र साहू, और उसके खिलाफ ओमकार साहू। ओमकार रंजना जो है वो पढ़ी लिखी बहुत सभ्य महिला है। और वो जो है साहू जी है, ओमकार साहू, वो भी साहू समुदाय से और साहू बहुल्य क्षेत्र भी है, वहाँ साहू वोट बहुत बड़ी संख्या में है। तो इनका भी प्रभाव जातिगत समीकरण के आधार पे ही दोनों पार्टियों ने साहू समाज को वहां प्राथमिकता दी है। अब ये देखना होगा कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है। और वो
3 तारीख को ही परिणाम से ही पता चल ठीक है। वोटिंग परसेंट एक बड़ा कारण हो सकता है। इस रवि जी से इस पर भी प्रकाश डालने की उम्मीद के साथ मैं सवाल करता हूं कि वोटिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं 90%, 82%, 83% इस तरीके की वोटिंग हो रही है, जबकि ग्रामीण इलाका भी है और सिहावा का तो इलाका वन क्षेत्र भी है। क्या वजह मानते हैं? क्या ये किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं या लोग निकल कर इनकम्बेंसी की वजह से वोट करने आ रहे हैं? देखिए मोहन जी, ये कहा जाता है जब वोटिंग ज्यादा होती है तो एंटी इनकम्बेंसी रहता है, सरकार विरोधी लहर होती है। तो सरकार विरोधी लहर में तो जो वर्तमान में विधायक है उसके खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन धमतरी का जो इलाका है या उस जिला है वो पढ़ा लिखा जिला है, चाहे किसान हो चाहे किसान भी वहाँ काफी संपन्न है और प्रबुद्ध हैं, इसलिए वोटों के प्रति उनकी धारणा है। और जहां तक सबसे पहले कुरूद की बात करें, कुरूद काफी हाई प्रोफाइल सीट है और वहां से अजय चंद्राकर मैदान में हैं और वो 2 बार से जीत रहे, 1 बार इसके पहले हारे थे चुनाव वो, और पिछली बार वो नीलम चंद्राकर के कारण ही चुनाव जीत पाए थे और इस बार उनकी पत्नी खड़ी नीलम चंद्राकर की, तो वहां चंद्राकर वर्सेस चंद्राकर है, लेकिन साहू वोटर वहां ज्यादा हैं। पर साहू वोटर किधर जाते हैं, महिलाएं किस तरफ वोटिंग करती हैं, और अजय चंद्राकर का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो यदि हावी हो गया तो उनको मुसीबत होगी। धमतरी प्रॉपर की सीट है, धमतरी में कांग्रेस पहले बगावत की स्थिति देखी गई है, जिसमें ओंकार साहू था वो पार्षद का चुनाव भी हार गया था और वहां से गुरमुख सिंह होरा एक सशक्त दावेदार थे, लेकिन उनका टिकट उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो ऐसे में वहां पे ये माना जा रहा है कांग्रेस के लिए वहां कांग्रेस भीतरघात की ज्यादा संभावना रही होगी और इसका लाभ वहां पे बीजेपी को मिल सकता है। सिहावा की बात करें, ट्राइबल सीट है, वहां पे श्रवण मरकाम और अंबिका है। अंबिका मरकाम पिछले बार काट दिया गया था उनको, इस बार उनको फिर से दिया गया है। तो ऐसे में वहां पे दोनों पुराने प्रत्याशी हैं और दोनों के बीच मुकाबला है और मुकाबला कांटे का है। और वहां भी जो लक्ष्मी ध्रुव को नहीं देने से, लक्ष्मी ध्रुव काफी दिन से तैयारी कर रही थी, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल। तो भीतरघात और नाराजगी दोनों जो है इन तीनों सीटों पे हमें देखने को मिल सकती है। मुरारी जी से भी टिप्पणी लेंगे संक्षिप्त में, तीनों सीटों को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए मोहन जी, कुरुद में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है पिछले चुनाव से वोट परसेंट, और आपका धमतरी में लगभग बराबर है और सिहावा में जरूर 2-3% की बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले चुनाव से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आपके स्क्रीन में चल रहा, देख लीजिए आप। कुरुद में 1% बस हुआ है, पिछले बार 89 था, 90 था। देखिए नगरीय, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति जो था वो 50,000 वोट पा गया था, वो वोट किधर जाएगा? जो 50,000 निर्दलीय ने पाया था वो वोट किधर जाएगा? मैं बताता हूँ आपको, मैं खुद में आता हूँ। पहले मैं नगरीय सिहावा की बात करता हूँ। नगरीय सिहावा में दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को बदला है। श्रवण मरकाम पंचायती राज से सरपंच पद से राजनीति में ऊपर आए और मेरे को जहां तक जानकारी हो 2 बार एमएलए रहे, लेकिन उनका टिकट पिछली बार काटा गया, पिंकी शाह को दिया गया, जिनको डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने भारी मतों से हरा दिया। यहाँ पे जोरदार लड़ाई है। अंबिका मरकाम भी लोकप्रिय है, लेकिन श्रवण मरकाम लगातार सक्रिय रहे, टिकट नहीं मिलने के बाद भी क्षेत्र में काम करते रहे, उनकी सक्रियता का उनको लाभ मिल रहा है। जहां तक धमतरी की बात है, धमतरी में निश्चित रूप से मोहन जी गुरमुख सिंह होरा को टिकट मिलना था। वो एक विनिंग कैंडिडेट माने जाते थे, उनका टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्यों काटा गया, क्यों ऐसी पॉलिसी बनाई गई, मैं नहीं जानता। जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना यह था कि जो जीतेगा हम उसको देंगे, जो जीतने योग्य है। और ओंकार साहू तो पार्षद चुनाव हार हुआ है, उनको मंडी अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ पे बहुत तेज तर्रार महिला है रंजना दीपेन साहू, पढ़ी लिखी महिला है। पिछला चुनाव जरूर वो कम वोट से जीती थी, लेकिन इस बार उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। अब आइए कुरुद में कांग्रेस पार्टी ने चंद्रकांता साहू को टिकट दी थी पिछले चुनाव में और अजय चंद्राकर जी लड़े और नीलम चंद्राकर जी जो जिला पंचायत के 3 बार सदस्य हैं, इस बार उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य और सभापति है। इस बार उनको टिकट दी कांग्रेस पार्टी। देखिए बड़ा दिलचस्प चुनाव है, जबरदस्त चुनाव है, नेक टू नेक फाइट का चुनाव है मोहन जी। लेकिन इस क्षेत्र में एक बात चर्चा का विषय जबरदस्त ये है कि पिछले चुनाव में जब साहू को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो नीलम चंद्राकर ने अपने ही साहू प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा।
ये माना जा रहा है कि नीलम चंद्राकर जी अगर नहीं लड़ते तो शायद चंद्रकांता साहू जी चुनाव जीत जाती, ऐसा कांग्रेसी मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीलम चंद्राकर जी ने एक साहू महिला को विधायक बनने से रोका। इसका नुकसान और यही चर्चा का केंद्र, और इसको अजय चंद्राकर जी ने खूब उछाला इस विषय को कि नीलम चंद्राकर जी ने एक साहू महिला को के रास्ते को रोका। लेकिन अजय चंद्राकर के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये रायपुर में रहते हैं और कभी कभार, जैसे अभी आप राजीव के बारे में चर्चा करेंगे गरियाबंद में, जो अमितेश शुक्ला के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वही कुरुद में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त लड़ाई है, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा। लेकिन अजय चंद्राकर जी बहुत ही जुझारू, जानकार और समझदार नेता है, एक्सपीरियंस लीडर है। इसका लाभ उनके जो उनके जो एक्सपीरियंस है उनका लाभ उनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें और कई जिलों की चर्चा करना है। तो महासमुंद एक अहम सीट जहां पे 4 विधानसभाएं, सरायपाली, बसना, खल्लारी और महासमुंद। और ये महासमुंद क्षेत्र वो है एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ बन के सामने आया है। एक बार बीजेपी को मदद करता है, एक बार कांग्रेस को। पिछली बार पूरी की पूरी सीट कांग्रेस को मिली थी, इसलिए इस बार फिर से उम्मीद कर रही है कांग्रेस। 2 सीटें यहां पर कांग्रेस ने बदली भी है। ऐसे में कितना किसको फायदा मिलेगा, इसका विश्लेषण हम समझ लेते हैं। पहले संजीव वर्मा जी से लेते हैं। संजीव जी, सीटें बदलकर इनकम्बेंसी को कम करके इन 4 सीटों को जीतने की कोशिश में है कांग्रेस। जी जी बिल्कुल। खल्लारी में द्वारकाधीश यादव और अलका चंद्राकर दोनों के हम बात करें, द्वारकाधीश और अलका चंद्राकर की, तो द्वारकाधीश तो पहले भी हैं, विधायक रहे हैं। अलका चंद्राकर एक नया चेहरा है और नया चेहरा को बीजेपी ने उनके सामने रख के उनका एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ, द्वारकाधीश के खिलाफ उसको लाभ लेने की कोशिश की है। अब इस कोशिश में वो कितना कामयाब होती है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन टक्कर दोनों के बीच बराबर का है। हम अब दूसरी सीट में बात करते हैं महासमुंद। रश्मि चंद्राकर और योगेश्वर राजू सिन्हा दोनों नए कैंडिडेट हैं। रश्मि चंद्राकर जो महिला है, जिला अध्यक्ष भी है, वो बहुत तेज तर्रार नेत्री है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। उसी तरह वो जो है उसका जो भाजपा का जो है वो भी बड़ा पढ़ा लिखा। कलार वोट को साधने के लिए दे दिया गया, पर कलार वोट है नहीं। समीकरण कलार वोट है, लेकिन चंद्राकर वोट भी जब बहुत है वहाँ, हमेशा से चंद्राकर वोट हावी रहा है वहाँ महासमुंद में। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ कांग्रेस को थोड़ा एज मिल सकता है महासमुंद में। सरायपाली की बात है तो चतुरी नंद कांग्रेस की कैंडिडेट नहीं है, वो एक सरकारी कर्मचारी थी, टीचर थी चतुरी नंद। उसके खिलाफ भाजपा ने सरला कोशरिया को टिकट दिया है, लेकिन मुझे लगता है चतुरी नंद की किस्मत को किस्मत नंद ने कुछ गड़बड़ा दिया है, रोक दिया है, रोकने की कोशिश की है। रोक दिया तो मैं नहीं बोलूंगा, रोकने की कोशिश की है। किस्मत नंद चूंकि कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में है तो इसका कुछ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि दोनों महिला है, चतुरी नंद और सरला कोशरिया, तो दोनों के बीच नेट टू नेट फाइट हो सकता है। ठीक है। बसना की बात करें, देवेंद्र बहादुर सिंह एक राजघराना का है, देवेंद्र बहादुर सिंह, और उनके खिलाफ देवेंद्र बहादुर के खिलाफ संपत अग्रवाल जो पूर्व में बीजेपी के लीडर थे। पिछले साल उन्होंने बगावत किया था, बीजेपी से अलग होता, फिर बीजेपी में आया, बीजेपी में इस साल टिकट दिया। तो वहां भी लड़ाई जो है वो जबरदस्त माना जाए। देवेंद्र बहादुर पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, संपत अग्रवाल भी एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, तेज तर्रार लीडर माने जाते हैं, निर्दलीय लड़ा था, प्रबंधन में भी उसका कोई शानी नहीं है, ब्रिजमोहन अग्रवाल के बहुत करीबी नेता भी माने जाते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें संपूर्ण मैनेजमेंट के हिसाब से तो संपत अग्रवाल भी 19-20 का मामला है, वहाँ कोई ज्यादा मामला नहीं है। जातिगत समीकरण का असर नहीं है, असर कोई खास नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता वहाँ कोई जातिगत समीकरण प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये अच्छा विश्लेषण सामने आया। रवि भोई जी से समझते हैं, महासमुंद में वो तो काफी लंबे समय करीब से काम करते रहे हैं, अच्छे से विश्लेषण उनसे जान लेते हैं। महासमुंद के इन 4 सीटों को लेकर आपका क्या आकलन है रवि जी? देखिए, महासमुंद में सबसे पहले बसना सीट को हम करते हैं, जहां पे देवेंद्र बहादुर सिंह मैदान में कांग्रेस की तरफ से, वो पिछली बार एमएलए रहे, और संपत अग्रवाल को दिया है। पिछली बार संपत अग्रवाल निर्दलीय लड़के दूसरे नंबर पे आए थे, इसलिए भाजपा ने उसको दिया। लेकिन देवेंद्र बहादुर का आदिवासी वोट बैंक पर ज्यादा प्रभाव है, जो पिथौरा वाला इलाका है, और वहां पर ये कहा जा रहा है धनबल के मुकाबले जो जनबल का मुकाबला है जी। और सरायपाली में चतुरी नंद और सरला में है, लेकिन वहां पे सरला जो सतनामी समाज की है और चतुरी नंद गाणा समाज का है, और गाणा वोटर वहां बहुत ज्यादा हैं।
किस्मत लाल नंद जोगी कांग्रेस से जरूर खड़े हैं, लेकिन वो कितना वोट काटेंगे इस पे चतुरीनंद का भाग्य तय होगा। लेकिन गाड़ा मतदाता किस तरफ जाते हैं, चतुरीनंद को देते हैं या सरला की तरफ जाते हैं, ये जातिगत समीकरण वहां पे सराईपाली में असर करेगा। महासमुंद में चंद्राकर वोटर ही हावी रहते हैं और वही फैसला करते हैं। ऐसे में लग रहा है कि महासमुंद में चंद्राकर फिर से हावी होंगे और कलार वोटर बहुत ज्यादा नहीं है और योगेश्वर सिन्हा को लेकर भाजपा में ही नाराजगी है। वो अनजान चेहरा था, वहां से डॉक्टर विमल चोपड़ा लगे हुए थे और वो उनको सशक्त दावेदार माना जा रहा था। वो विधायक भी रह चुके एक बार निर्दलीय, तो ऐसे में वहां पे भाजपा के लिए मुश्किल ज्यादा है। ये वोट परसेंट हम देख रहे हैं कि कम हुआ है महासमुंद जिले में 2018 से हर बार 1-2% तो कम ही वोट हुआ है चारों विधानसभाओं में। देखिए वहां पे लोगों का 1-2% से नहीं है कि वोट परसेंट में 1-2% से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि खेती किसानी का मौसम हो, धान कटाई का हो, इसलिए लोगों ने निकले नहीं होंगे घर से या नहीं रहा होगा। लेकिन ओवरऑल वहां पे देखेंगे तो मुकाबला जो है महासमुंद जिलों में चारों सीटों में काफी टफ मुकाबला है। बिल्कुल। चलिए मुरारी जी से जल्दी से टिप्पणी ले लेते हैं। मुरारी जी, सीटों को बदलने के बाद भी क्या कांग्रेस इन चारों सीटों को बचा पाएगी, अपने पास रख पाएगी, क्या क्या आकलन है आपका? देखिए मोहन जी, ये जो सरायपाली, बसना और आपका सारंगगढ़ और खरसिया होते रायगढ़ तक, ये इलाका अघरिया जो मूलतः किसान है और कोलता समाज, इनका बड़ा प्रभाव वाला एरिया है। अघरिया परंपरा ढंग से कांग्रेस को मत देता आया है। सरायपाली से मैं शुरुआत करता हूं। सरायपाली में दोनों पार्टी में बगावत देखने को मिला। किस्मत लाल नंद जी कांग्रेस के एमएलए थे, पार्टी छोड़े, जो कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और जो पिछला चुनाव भाजपा से लड़े थे श्याम तांडी, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे गाड़ा समाज का अपना एक प्रभाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और अपने कद्दावर नेता रेशमलाल जांगड़े जी की पुत्री को टिकट दिया। सरला कोश्यारी जी बड़ी सरल सौम्य है। बहुत जोरदार लड़ाई है मोहन जी। सरायपाली में शानदार लड़ाई देखने को मिलेगा। अघरिया समाज फिर से मेरे को लग रहा है कि वो कांग्रेस की ओर गया है, लेकिन कोलता समाज अगर भारतीय जनता पार्टी को परंपरा रूप से सपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे सरला कोश्यारी जी के लिए बड़ा तो मैं देखता हूँ। बसना की जहां तक बात है, बसना में आप जानते हैं कि पिछला चुनाव संपत अग्रवाल जी निर्दलीय लड़े थे। वो निश्चित रूप से संसाधन से परिपूर्ण है, नीलांचल सेवा समिति चलाते हैं, धनबल के हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के 4 बार के विधायक बड़े सीधे सरल सौम्य, मतलब इनके अंदर तो तिकड़म है ही नहीं। ये सीधा राजनीति करते हैं मोहन जी, और लगता है कि इस बार सीधाईपन के कारण उनको कहीं न कोई नुकसान होगा। बड़ा सीधा सरल राजनीति करते हैं। बसना में लगता है कि इस बार धनबल लगता है कुछ जनता के काम आ जाएगा। रही बात आपका खल्लारी में, खल्लारी निश्चित रूप से मान के चलिए आप, आदिवासियों का भी इलाका है, कुर्मी समाज भी है और साहू समाज भी है। द्वारका यादव उप सरपंच से राजनीति शुरू किया। द्वारका प्रसाद यादव जनपद सदस्य रहा और इसके जो 2 भाई हैं मोहन जी, ये भी पंचायती राज के नेता हैं। ये इतना व्यवहार कुशल नेता है कि ये भाजपा कांग्रेस नहीं देखा। जबरदस्त लोकप्रिय नेता है। अलका चंद्राकर 2 बार की जिला पंचायत सदस्य है। यहाँ पे लड़ाई जोरदार है, अच्छी लड़ाई लड़ी है। धान वाला इलाका है, धान और किसान का असर पड़ा होगा क्या यहाँ? देखिए ये बसना सरायपाली इलाका उड़ीसा समाज और उड़ीसा से भी प्रभावित क्षेत्र है मोहन जी। ये मान के चलिए आप, धान वाला इलाका भी है, लेकिन आदिवासियों का भी ये इलाका गढ़ है। यहाँ पे प्रीतम दीवान जैसे कई आदिवासी नेता कई बार चुनाव जीत चुके हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए, मेरे को लगता है कि अपनी लोकप्रियता और अपने सरल सहज उपलब्धता के कारण द्वारकाधीश यादव को हराना अलका जी के लिए आसान नहीं है। रही बात महासमुंद की, देखिए 4 सीट थी मोहन जी कांग्रेस के पास, 4 नहीं जीतेगी ये मान के चलिए आप। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट आ सकती है। महासमुंद में 3 दिन पहले तक निश्चित रूप से रश्मि चंद्राकर बहुत आगे थी, क्योंकि महासमुंद चंद्राकर डोमिनेटिंग विधानसभा है। बिल्कुल। मतदाता साहू ज्यादा है और झला पटेवा इलाके में आदिवासी लोग बहुत मजबूत हैं। लेकिन आखिरी समय में जो मेरा इंफॉर्मेशन है कि साहू समाज ने रश्मि चंद्राकर को मदद न करते हुए
योगेश्वर राजू सिन्हा को मदद कर दिया, जो अचानक चुनाव लड़ा और 3 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आया। यहाँ का मामला उलझ गया है। यहाँ पे साहू समाज के कारण मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आखिरी 3 दिन में मजबूत हो गई है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं अब गरियाबंद जिले की ओर, जहां पर 2 विधानसभाएं हैं और इन दोनों विधानसभाओं में एक कांग्रेस के पास और एक भाजपा के पास थी। तो गरियाबंद विधानसभा काफी हॉट सीट यहाँ पर राजिम को माना जा रहा है और बिंद्रा नवागढ़ यहाँ से पिछली बार बीजेपी को जीत हासिल मिली थी, लेकिन टिकट अपने विधायक का काट दी है बीजेपी। तो एक एक का मुकाबला है यहाँ, एक सीट भाजपा के पास, एक सीट कांग्रेस के पास। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं, विश्लेषण क्या है समझ लेते हैं। पहले रवि जी से शुरू करते हैं। रवि जी, इन दोनों सीटों में क्या देख पा रहे हैं आप? राजिम, जहां पर कुंभ का आयोजन बीजेपी करती थी, लेकिन इस बार पुन्नी मेला का आयोजन हुआ है, क्या असर होगा वहां? देखिए, राजिम में सबसे बड़ा चेहरा काम करता है, वो श्यामाचरण जी का क्षेत्र रहा है और वहां से उनके बेटे अमितेश शुक्ला चुनाव मैदान में है। पिछले बार वो काफी वोटों से जीते थे, लेकिन उनके सामने इस बार भाजपा ने नया चेहरा दिया है, वो भी जो आम आदमी पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़ा था, नहीं जनता कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। तो इस बार वहां पे ये कहा जा रहा है, भले ही उस प्रत्याशी को लेकर भाजपा में काफी विरोध रहा है, बगावत की स्थिति रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अमितेश के खिलाफ है और नए के मुकाबले पुराने बदलाव की भी बात वहां चल रही है, इसलिए वहां पे अमितेश के लिए मुश्किल है। बिंद्रा नवागढ़ में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। वहां पे भले ही जो भाजपा का जो पिछली बार विधायक रहे हैं वो बगावत कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, असर नहीं पड़ रहा, लेकिन ये आदिवासी सीट में पुराने पत्ते फेंक दिए हैं। गोवर्धन मांझी भी है और जनक लाल ध्रुव भी है, एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, तो दोनों एक बार हैं और ट्राइबल सीट है, तो वहां एक बार ये जीतता है, एक बार ये जीतता है, तो वो आदिवासियों का सबसे ज्यादा असर उनमें, वो भी धान वाला इलाका है, ट्राइबल है, तेंदुपत्ता का इलाका है, तेंदुपत्ता जो बोनस का है दोनों पार्टियों ने, तो ये जो घोषणा पत्र है वहां ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल, घोषणा पत्र किसका मजबूत है, इस पर आधार पर ये दोनों सीटें तय होगी। हम अब संजीव वर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। वर्मा जी, आपका क्या आकलन है इन दोनों सीटों को लेकर? देखिए, राजिम जो सीट है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती है। एक बार नीतीश जी हार भी चुके हैं, लेकिन परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती है। और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि रोहित साहू को टिकट भाजपा ने 1 महीने पहले दे दी थी, है ना, क्योंकि तैयारी की दृष्टि से, या जो हारी हुई सीट है ऐसा मानकर उसको 1 महीने पहले दी, उसको तैयारी का पूरा समय मिला है। और निश्चित रूप से अमितेश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन 58,000 से जीते हैं और 58,000 जीते थे। दूसरा सबसे बड़ा प्रत्याशी था अकबर के बाद, जो सर्वाधिक वोटों से जीते थे पिछली बार। तो ऐसा लगता है कि वहां जो है मुकाबला बराबरी का है। मैं नहीं कहूंगा कि अमितेश हार सकता है या अमितेश को एज मिलेगा, मुकाबला पूरा बराबरी का है और अमितेश जी अभी भी है, उसको जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हार जाएं। मुकाबले में हैं अमितेश जी। इसी तरह वो जो मांझी जनक लाल ध्रुव जो है और वो मांझी जो बीजेपी के हैं, दोनों बराबरी में हैं, दोनों के टक्कर है। आदिवासी बेल्ट है और आदिवासियों के बीच दोनों की पैठ है, दोनों का अच्छा पैठ है और दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प है। और ये 3 नंबर के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे वहां भी मेरे को लगता है 50-50 का ही मामला है। वोटिंग बहुत हो रही है, गांव एरिया है, बिल्कुल। ये मैं पहले भी बोला हूँ कि वहाँ महिलाओं का जो फैक्टर है वो बड़ा काम कर रहा है। और जहां भी आप देख लिये, आप निर्वाचन आयोग से निकाल के देखिए, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि महिलाओं के जो वोटिंग का परसेंटेज है वो ज्यादा है पुरुषों से, महिलाओं का बढ़ा है। तो महिलाओं का वोटिंग करना किस दिशा में जाता है, क्या वो बीजेपी का फेवर करता है या कांग्रेस का फेवर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो 15,000 और 12,000 वाला जो इनकी घोषणा पत्र का है, वो निश्चित रूप से वो क्लिक किया है, लोगों को, महिलाओं को क्लिक किया है। किसका क्लिक किया है ये देखना होगा। मुरारी जी की ओर चलते हैं। मुरारी जी, ये इस सीट से तो आपको खासा लगाव है भाई, राजीव में आपने लंबा समय दिया है राजनीति में, क्या कहेंगे इस सीट को लेकर? आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगी, आकलन क्या आ रहा है? देखिए, मैं दोनों सीट के बारे में बताता हूँ। मान जी, पहले मैं बिंद्रा नवागढ़ के बारे में बता देता हूँ। ये उड़ीसा से लगी हुई सीट है। मैनपुर के पास जो अमलीपदर देवभोग इलाका है, वो पूरी तरह से उड़ीसा राज्य से प्रभावित होता है। तेल नदी के जो 36 गांव हैं और यहाँ पे जो गोंड समाज है,
मुख्य रूप से जो गुण है, अगर आप राजगुण और अमात गुण को छोड़ दो आप, तो जो साधारण गरीब गुण है वो परंपरागत से भारतीय जनता पार्टी के उतर रहे हैं। और पिछले 3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगातार जीत रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हर बार अपने सिटिंग एमएलए के टिकट काट देती है, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आज भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मजबूत है। राजिम के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से राजिम पंडित श्यामा चंद्र शुक्ल जी जो भगीरथ के रूप में जाने जाते हैं, इस इलाके में कोदो कुटकी नहीं होता था, महानदी के उस तरफ जाना मुश्किल था। श्यामा चंद्र शुक्ल जी ने इस क्षेत्र को किसानी का क्षेत्र बनाया, सिका से डैम से पानी पहुंचाया, राजिम के किसान डबल फसल लेके लखपति करोड़पति बन गए। बड़ा प्रबुद्ध बड़ा संपन्न इलाका है। लेकिन अमितेश शुक्ला का जो वर्किंग स्टाइल है, बार बार रायपुर से जाके राजनीति करना, आत्मीयता बना के नहीं रखना, जो श्यामाचंद्र शुक्ला जी बना के रखे थे एक एक कार्यकर्ता से, उनको एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से झेलना पड़ा। लेकिन मोहन जी, आपको याद होगा यहाँ पे संतोष उपाध्याय से लेके चंदूलाल साहू से लेके जिलाध्यक्ष राजेश साहू से लेके रामू साहू से लेके रूप सिंह साहू से लेके श्वेता शर्मा जिला पंचायत उपाध्यक्ष, इतने बड़े बड़े नाम थे और इन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि पिछला चुनाव जोगी कांग्रेस से लड़ा और लगभग साल भर पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आया। लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रोहित साहू को स्वीकार नहीं कर पाए। आप मान के चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी एक होकर चुनाव लड़ी होगी तो अमितेश शुक्ला को बहुत बड़ा उलटफेर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरी जानकारी ये है कि पोलिंग के दिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछड़ गई। ठीक से भारतीय जनता पार्टी पंडाल नहीं लगा पाए, पंडाल में वोट नहीं करवा पाए। अब ये देखना ये है कि इसका नुकसान क्या रोहित साहू को सीधा होगा? जातिगत समीकरण भी चला है क्या ये साहू जो है ध्रुवीकरण का असर नहीं पड़ेगा? साहू वोट एक साथ बल्क में आ गया हो ऐसा? देखिए मोहन जी, यहाँ पे साहू से ज्यादा वोट आदिवासी है। मोहन जी ध्यान रखना, और साहू से आधा सतनामी है। आदिवासी वोट ही कांग्रेस पार्टी को यहाँ चुनाव जिताते। मोहन जी, साहू जरूर है 55-60 हजार, लेकिन 70 से 75 हजार आदिवासी हैं। छूरा का इलाका, गरियाबंद का इलाका, आपका फिंगेश्वर का इलाका, पाट सिवनी का इलाका, आदिवासी वोट आज भी कांग्रेस के साथ ज्यादा दिखाई पड़ता है। सतनामी समाज आज भी कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ता है। और ब्राह्मण समाज इस राजिम सीट में ब्राह्मण बड़े बड़े किसान हैं और कई गांव में सरपंच है। मोहन जी, चुनाव बीजेपी अच्छा नहीं लड़ पाई, लेकिन अमितेश शुक्ला के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त था, ये मान के चलिए। ठीक है, तो जनता तय करेगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल रायपुर संभाग की सभी सीटों की हमने विश्लेषण को जानने की कोशिश की, हमारे विशेषज्ञों ने हमारे बीच राय रखी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रवि भोई जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मुरारी मिश्रा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ संजीव वर्मा जी जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यही खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।